friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss about the disadvantages or you can say the demerits of equity shares. कि disadvantages क्या होती हैं equity shares की to the company and to the investors. आज हम ये discuss करने वाले हैं. In the last video हमने discuss किया था about the advantages and merits of equity shares. आज हम पढ़ेंगे disadvantages के बारे में. पहले हम देखेंगे कि क्या disadvantages होती हैं of equity shares to the company and then we will see कि disadvantages क्या है to the investors. कंपनी से हमारा मतलब जिस कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है और कैपिटल को कलेक्ट किया है, और इन्वेस्टर से हमारा मतलब है उन इक्विटी शेयर होल्डर्स से जिन्होंने कंपनी को अपना पैसा दिया है और इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब किया है. ठीक है. सो कंपनी को क्या डिसएडवांटेज रहता है इक्विटी शेयर से पैसा कलेक्ट करने का? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है दैट कि अगर वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके फंड्स कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे जो उन्हें कॉस्ट पड़ती है ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स वो बहुत हाई रहती है. हाई क्यों रहती है? क्योंकि जो इशूइंग एट द टाइम ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स जो उन्हें अंडर राइटिंग कमीशन देनी पड़ती है और जो उन्हें ब्रोकरेज एक्सपेंस करना पड़ता है एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वो बहुत हाई रहते हैं. अंडरराइटिंग कमीशन और ब्रोकरेज से हमारा क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ. अंडरराइटिंग कमीशन गाइस क्या होता है? जब भी कंपनी अपने आईपीओस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम के लिए पब्लिक जाती है, उस टाइम पर वो कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है. ठीक है. कंपनी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जहां पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक कमीशन के एक्सचेंज में फाइनेंशियल लाइबिलिटी लेता है. ठीक है. कंपनी इसे कंसिडरेशन देगी और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइबिलिटी लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कि आपके सारे न्यूली इशूड शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर ले. ये जो लाइबिलिटी है ये मैं लेता हूं, बदले में आप मुझे कमीशन दीजिए. अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है आपके शेयर्स को तो जो मेरे अंडरराइटर्स हैं वो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे. तो ये जो उन्होंने रिस्क लिया, ये जो फाइनेंशियल रिस्क लिया, इसके बदले जो कमीशन कंपनी को पे करनी पड़ती है टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसे हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन. और ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज देते हैं ब्रोकर्स को. ब्रोकर्स आर द पार्टीज बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ शेयर्स. ठीक है. तो ये था छोटा सा मतलब. आई होप्स आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये जो एक्सपेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स वो बहुत हाई रहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व्स वेरी हाई कॉस्ट. सो दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. ओवर कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल. कैपिटलाइजेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. जिसने नहीं देखा है और देखना चाहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसे आप रेफर कर सकते हो. डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है टू अर्न अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो उस सिचुएशन को ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं. सपोज कीजिए कंपनी ने इक्विटी कैपिटल तो रेज कर ली बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, पर वो उस कैपिटल पर एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाती है. फेयर रेट ऑफ रिटर्न से हमारा मतलब है वो रिटर्न जो बाकी दूसरी फर्म्स विद इन द सेम इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टर्स को दे रही हैं. ठीक है. कि अगर वो अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाती है तो उस सिचुएशन को ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं. और ओवर कैपिटलाइजेशन की जो रेमेडी हमने डिस्कस करी थी कि हम उस कैपिटलाइज्ड अमाउंट को जो ओवर हो चुकी है अगर हम उसे रिडीम कर दे तो हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन सही हो सकती है. बट वो रेमेडी हमारे इक्विटी शेयर्स में हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर नॉन रिडीमेबल, जिन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए कंपनी के लाइफ टाइम के लिए जो है उन्हें इशू किया जाता है और यूज किया जाता है. सो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑलवेज देयर इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? नो
एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि अगर कंपनी सारा का सारा पैसा थ्रू इक्विटी शेयर्स अगर कलेक्ट कर लेती है तो वहाँ पर कंपनी जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज ले सकती थी वो नहीं ले पाती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज कोई कंपनी तभी रिसीव कर सकती है अगर वो डेट का पोर्शन भी इशू करे टू कलेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी को जितने भी फंड्स चाहिए उनमें से कुछ फंड्स जो है वो डेट को इशू करके कलेक्ट करे, तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि सबसे पहले तो डेट को इशू करना, डेट को इशू करके जो कंपनी पैसा रिसीव करती है उस पैसे से कुछ फिक्स्ड असेट्स खरीद लेना, ताकि उन फिक्स्ड असेट्स को यूज करके वो इतना अच्छा पैसा अर्न कर सके कि वो ओवरकम कर जाए उस इंटरेस्ट को जो उसे इस डेट पर पे करना था। ठीक है, आई होप्स आपको समझ में आ रहा हो। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है गाइस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट होता है एक, और इसका एडवांटेज एक कंपनी तभी रिसीव कर सकती है अगर वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन भी रखे। डेट को इशू करके फंड्स को कलेक्ट करना और उन फंड्स का यूज करना टू परचेज दी असेट्स, ठीक है, और उन असेट्स का यूज कर कर जो है इतने रिटर्न्स अर्न करना विच आर हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स। अब जो पैसा डेट के थ्रू कलेक्ट करेगी कंपनी उस पे इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, पर कंपनी का मोटिव क्या है कि जो पैसा उसने कलेक्ट किया है उस पैसे से इतने ज़्यादा रिटर्न अर्न कर ले कि वो इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, कि अगर 500 रुपया इंटरेस्ट देना है तो 1000 रुपया तो उसने अर्न ही कर लिया। तो ये जो एडवांटेज होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हम बोलते हैं, ये जो सारा प्रोसेस होता है, पर इसका एडवांटेज एक कंपनी तभी उठा सकती है जब वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन रखे। पर अगर एक कंपनी ने सारा पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो है कलेक्ट कर लिया है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन नहीं रखा है, तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज रिसीव नहीं हो सकता। सो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ इशूइंग द इक्विटी शेयर्स एंड हैविंग नो प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फोर्थ डिसएडवांटेज है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। इससे हमारा मतलब है कि जो डिविडेंड दिया जाता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आउट ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट दिया जाता है। दैट मीन्स कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है टू दी डिबेंचर होल्डर्स और टू दी लैंडर्स। उसके बाद जो बचता है उसमें से कंपनी टैक्स पे करती है उस बचे हुए प्रॉफिट पर, और टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब कि जो डिविडेंड है वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से कंपनी पहले जो भी इंटरेस्ट देना होता है अपने लैंडर्स को जिससे उन्होंने लोन लिया है वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स देती है। जबकि डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से दिया जाता है। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है डिविडेंड की पेमेंट। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द कंपनी। ये 4 डिसएडवांटेजेस हमने देखे। नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स, कि जिन लोगों ने इक्विटी शेयर्स को खरीदा है उनके लिए क्या डिसएडवांटेज रहता है, उनके लिए क्या डीमेरिट्स है इन्वेस्ट करने की। सबसे बड़ी डीमेरिट है इर्रेगुलर डिविडेंड। मैंने आपको पहले ही बताया जिस तरह से कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है इंटरेस्ट को पे करना ऑन दी लोन्स, उस तरह से डिविडेंड की पेमेंट करना टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती। मतलब कंपनी की खुद की मर्जी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये डिसीजन होता है कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी क्या नहीं करेगी इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर प्रॉफिट्स हैं और डायरेक्टर्स की ये मर्जी है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट अगर उनकी मर्जी नहीं है तो नहीं किया जाएगा।
जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट भी नहीं है कि वो उन्हें फोर्स कर सके कि हमें डिविडेंड दो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लॉस ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब है द वाइंडिंग अप स्टेज ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने वाली प्रोसेस पर होती है। ठीक है, कि जब कंपनी बंद हो रही होती है उस टाइम को हम बोलते हैं द लिक्विडेशन स्टेज। ठीक है, उस टाइम पर भी जब भी कंपनी की बात चलेगी कि सारी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना है, जिसका पैसा देना है वो दीजिए, सब कुछ ख़त्म कीजिए क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, तो उस टाइम पर भी सबसे पहले जो पेमेंट्स की जाएंगी वो डेट होल्डर्स को की जाएंगी। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएंगी इनके बाद, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। हाई चांसेस ऑफ लॉस ऑन लिक्विडेशन बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव रेजिडुअल क्लेम। रेजिडुअल क्लेम से मतलब है बचा हुआ क्लेम, कि जब सबके क्लेम पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी किसी साल बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है, या कई साल हो चुके हैं इन कॉन्टिन्यूटी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू पर पड़ता है। ठीक है, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है इन्वेस्टर्स के लिए जब उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू फॉल करती है, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें अपने शेयर्स को बेचकर एक अच्छी वैल्यू लेने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। लास्ट डिसएडवांटेज है हमारी नो रियल कंट्रोल ओवर द कंपनी। हम ये बात तो करते हैं कि दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट उनके जो राइट्स होते हैं ना गाइस, वो लिमिटेड होते हैं टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स दे हैव सब्सक्राइब्ड इन दी कंपनी। ठीक है, मतलब जितना उनका शेयर होल्डिंग का प्रोपोर्शन होता है सिर्फ उतना ही वो डिसीजंस लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कंपनी के वो 2% के हिस्सेदार हैं, तो उनका जो हिस्सा होगा इन टेकिंग मेजर डिसीजंस वो भी 2% तक ही लिमिटेड रहेगा। और कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की अमाउंट है, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये जो प्रोपोर्शन आता है इन अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी शेयर होल्डर वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है कि कोई रियल कंट्रोल तो होता ही नहीं। अगर हो कोई 50-60% नहीं, इतना एटलीस्ट 20-30% तो बोले कि हाँ मेजर कंट्रोल दे कैन एक्सरसाइज ओवर द डिसीजंस ऑफ द कंपनी, बट इन केस ऑफ जस्ट 2%, 1%, there is no real control over the company of shareholder. So this is another disadvantage. ठीक है, तो ये थे हमारे सारे disadvantages of equity shares to the equity shareholders of the company. So this is all about today. Thank you very much for watching the video. Bye bye.